हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और जिसमें हम लोग मेनली जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? लास्ट वीडियो तक देखिए हमने 3 वीडियोस कवर करी, जिसमें मैंने पहली वीडियो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करी थी, उसके बाद मैंने डिमांड फंक्शन के बारे में बताया था और फिर उसके बाद मैंने मार्केट डिमांड कर्व के बारे में बताया था। यानी कि दोनों के मार्केट और इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स और उनके शेड्यूल्स के बारे में मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन से इस इकोनॉमिक सीरीज की शुरुआत करी थी। अब ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे मेन इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है। मैं अपनी इस वीडियोस में मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि मैं जो भी चीज़ अब यहाँ पे बताऊंगा उसमें किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट के उसके में बात करूं, या एक चीज़ और बताऊं कि इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक्स में से बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं जो हम लोग इंटरनेशनल कंट्रीज के कंटेक्स्ट में हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जानेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है। ठीक है, तो चलो नाउ कम टू द पॉइंट कि अगर जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, टैक्सेशन सिस्टम हो गया, या क्या कैसे इन माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करती है अपने टैक्स स्ट्रक्चर में, या और भी कैसी चीज़ों की प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग करने में, तो वो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। ठीक है ना? तो देखिए अभी जो टॉपिक है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये शुरुआत का टॉपिक है, यूपीएससी के ऑप्शनल का एक बहुत ही मेन थीम है। इसी पे बेस्ड फिर आगे चीज़ें बनती हैं, समझते हैं हम, जो जानते हैं। तो देखो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में क्या जाना था, हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ा। हमने क्या जाना था कि एक कंज्यूमर जो है उसे कंज्यूमर की इंडिविजुअल क्या बिहेवियर है, क्या उसकी डिमांड है, वो कैसे बिहेव करता है मार्केट में जब डिमांड और प्राइस में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन से हमने शुरुआत करी थी। अब देखो हमारा टॉपिक क्या है, पहले आप इस टॉपिक को पढ़ो, कंज्यूमर बिहेवियर। एक एक वर्ड को समझो, कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर को समझेंगे। यहाँ पे कंज्यूमर कौन है? जो डिमांड करेगा। अब वो कंज्यूमर जब डिमांड करेगा तो उस कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने के बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेंगी काफी सारी, जो उस बेसिक लेवल पे हम समझेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं यानी कि इंडिविजुअल की हम स्टडी कर रहे हैं, उस इंडिविजुअल के बिहेवियर को जान के बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती है। वो इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे बनेंगी वो मैं लास्ट में भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना? तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि यहाँ पे जो बेसिक चीजें होती है ना, जैसे कि डायग्राम बना के दिखाना कि वो यूटिलिटी क्या होता है, जो एक बेसिक कैलकुलेशन है, थ्योरेटिकल पार्ट, वो सब चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में इकोनॉमिक्स में नहीं एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ पे बेसिक इस टॉपिक का मतलब आप लोगों को बता दूंगा और उसका क्या यूज होता है इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज में, उसके बारे में आप लोगों को बताता चलूंगा। ठीक है ना? तो थ्योरेटिकल पार्ट और बेसिक इंफॉर्मेशन तो हर कोई बता सकता है, तो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट आई होप एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? नाउ कम टू द पॉइंट। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि कंज्यूमर के बिहेवियर को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, किससे? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है? देखो, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब यहाँ पे होता है यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि जो कंज्यूमर है वो कुछ भी चीज की डिमांड कर रहा है, वो कोई भी चीज उसकी जो मांग कर रहा है वो कैसे कंसिस्टेंटली फिर कम होती चली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज़ की डिमांड कर रहा है, जैसे कि मान लो कोई इंसान आईफोन फ़ोन चाहिए उसको, या फिर इंसान को कोई गाड़ी चाहिए, या इंसान को कुछ खाना चाहिए, किसी भी चीज़ की डिमांड कर रहा है। मान लो आज मुझे खाने का मन है, मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं रोटी खाने का मन कर रहा है, तो मैं एक रोटी खाऊंगा तो क्या होगा? मुझे अच्छा लगेगा, फुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर जो दूसरी रोटी खाऊंगा तो क्या उस दूसरी रोटी खाने में उतना सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा? तो ये जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है ना, किसी भी चीज को खरीद के खाने में या किसी भी चीज को खरीद के यूज करने के बाद उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो गिरता चला जाता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा इंसान डिमांड ही करना छोड़ देगा उसकी। तो ये जो बिहेवियर होता है ना कंज्यूमर का, कि किसी चीज को पहले तो वो बहुत ही हाई लेवल पे डिमांड कर रहा है, फिर धीरे 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 वो लेस हो जाता है, तो वो जो सेटिस्फेक्शन होता है उसको मेजर कैसे किया जाए इकोनॉमिक्स के टर्म में, उसी को हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब ये तो इंडिविजुअल की बात होगी कि कंज्यूमर के बिहेवियर को हम लोग मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? यूटिल्स में। यानी कि यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है, जो मार्शल लेकर आया था, उसने ये बोला था कि हम कंज्यूमर की जो इस सेटिस्फेक्शन को हम मेजर कर सकते हैं यूनिट्स में। यूटिल्स हम जिसको बोलते हैं, जो इसकी यूनिट होती है, कि उसमें हम इसको मेजर कर सकते हैं, ये बताया था। तो ये तो हो गई किताबी बातें। ठीक है, अब कंज्यूमर की इस चीज को मेजर करेंगे
तो फिर उस बिहेवियर से हम कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलो पहले मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ कैसे क्या होता है। तो ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में जो मेन इसका जो टॉपिक है, जो थीम है जिस पे हम लोग काम करते हैं, वो आता है पहला हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, फिर एक इसके बाद एक और आएगा इक्यू मार्जिनल, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। देखिए कंज्यूमर का क्या है, अब इसमें ये आपने टेबल देखो, किसी भी चीज का एक कंजप्शन है, हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं मार्केट में, तो होता क्या है, देखो इसको सिंपल में उसमें बताया। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तो जैसे ये कंजप्शन है। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप मान लो आप खाना खाने की यूटिलिटी ले लो, या आप ले लो किसी भी चीज को खरीदने की यूटिलिटी, तो पहली कंजप्शन हमने करी तो हमने 12 यूनिट्स का, हमें यूटिलिटी यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है। यूटिलिटी का मतलब होता है कि इंसान ने कोई भी चीज कंज्यूम करी, चाहे वो कोई भी चीज प्रोडक्ट खरीदा या उसने कोई सर्विस ली। जैसे मान लो कोई घूमने गया, तो जब वो घूमने गया तो उसको वहां घूम के जब उसने पैसा खर्च करा तो उसे कितनी यूटिलिटी मिली, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो जो सेटिस्फेक्शन, वो जो यूटिलिटी मिली, तो क्या जब नेक्स्ट टाइम जाएगा, क्या कोई इंसान कहीं घूमने जा रहा है, मान लीजिए गोवा ही घूमने जा रहा है, गोवा एक बहुत ही हैपनिंग जगह है, सब लोगों को जाने का मन करता है, तो पहली बार जब इंसान जाएगा, पैसा खर्च करेगा, तो उसको कितना ज्यादा मजा आएगा। तो मान लो उसको 12 यूटिलिटी का मिलेगा, तो कार्डिनल टोटल यूटिलिटी कहती है 12 की। अब अगली बार जाएगा तो अगली बार जाके वो और खर्चा करेगा, तो वो और ज्यादा यूटिलिटी लेगा 22 की। लेकिन उसकी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हुआ जो उसका मार्जिन सेटिस्फेक्शन निकल कर आया। तो अगर इसको हम माइनस करके देखें तो वो गिरता चला जाता है। देखो 12, 10, 8, 6, 4, इसका कहने का मतलब हुआ, ये तो हम लोगों ने नंबरिंग के टर्म्स में हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर इसको सिंपल और आसान भाषा में कहूं कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हमने पैसा खर्च करा, हमें सेटिस्फेक्शन मिला, मजा आया, अब हम जब नेक्स्ट टाइम घूमने जाएंगे तो क्या हमें इतना मजा आएगा, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हम पहले से ही उस जगह पे घूम आ चुके हैं। अब फिर से हम दोबारा जाएंगे तो फिर हमारा और कम हो जाएगा, फिर हम दोबारा घूमने जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन और लेवल कम हो जाएगा। तो हमने क्या करा, डिमांड करनी छोड़ दी उस जगह की, उस जगह पे पैसा खर्च करना ही छोड़ दिया। फिर इसी के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग गाड़ी की बात करें, तो अगर मान लो मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो फिर छोटी गाड़ी से मेरा मन भर जाएगा, फिर मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, फिर मैं और बड़ी, फिर एक टाइम आएगा मेरा गाड़ी से मन भर जाएगा तो मैं किसी और प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो वो जो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की जो डिमांड है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो गिरता चला जाता है। तो यहाँ पे मार्जिनल टोटल यूटिलिटी वैसे जब हम माइनस करते हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है हमारा। ठीक है, तो ये कंज्यूमर का बिहेवियर होता है। इसको और अच्छे एग्जांपल के तौर पे समझो, कोई खाने का एग्जांपल ले लो, आपको कुछ भी खाने का मन कर रहा है, तो आपने खरीदा और उस चीज को खाया और आपको सेटिस्फेक्शन मिला। फिर जब नेक्स्ट टाइम जब आप उस चीज को खाओगे तो उतना सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि पहले में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेकंड में नहीं मिलेगा, और वही सेटिस्फेक्शन हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। तो ये टेबल होता है, पहले में 12 से 12, फिर 22 में से 12, 10, तो 12, 10, 8, 6, 4, 1, फिर माइनस में चलता चला जाएगा। यानी कि ग्राफ हमारा एक टाइम पे ऐसे चढ़ेगा और फिर इस तरीके से गिरता चला जाएगा। ये इसका कहने का मतलब ये है लॉ ऑफ इस यूटिलिटी का, कि अगर इसको पब्लिक पॉलिसीज में या किसी चीज में देखें कि किसी भी चीज की मार्केट में जब कंज्यूमर डिमांड करता है तो कंसिस्टेंटली पहले ग्राफ उसका चढ़ेगा, फिर वो गिरता चला जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि किसी चीज का ग्राफ है वो चलता चला जाएगा, उसको आप थोड़ा सा रियल लाइफ से कनेक्ट करो। हम कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या जरूरी है हम जिस चीज को खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं सर्विस, तो वो हमेशा लेंगे, एक टाइम आएगा हम उसकी डिमांड करना छोड़ देंगे। तो इकोनॉमिक्स यही बताती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जब भी किसी चीज की कंज्यूमर डिमांड करता है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी डिमांड फिर धीरे 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 कम हो जाएगी, और उसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल यूटिलिटी का मतलब हो गया हम टोटल कितनी डिमांड कर रहे हैं, प्रोडक्ट एक खरीद रहे हैं, 2 बार खरीदे, मतलब एक बारी में हमने 2 खरीदा, 3 खरीदा, 4 खरीदा, और फिर नेक्स्ट टाइम हम उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो जैसे 1, तो हमने 1 कप कॉफी पी, उससे हमें 12 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो इसको हमने बोला ना कि हम कार्डिनल यूटिलिटी क्या है, हम यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं चीजों को। तो मैंने 1 कप कॉफी पी तो मुझे 12 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 2 कॉफी पी तो फिर मुझे 22 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 3 यूनिट्स। फिर जब हम इसी के मार्जिन यानी कि इसी का माइनस करके निकालेंगे तो मार्जिन यानी कि हमारा कम होता जा रहा है मार्जिन, तो जो मार्जिन कम होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि चीज की फिर हम डिमांड करना एक टाइम पे हम खत्म ही कर देते हैं। ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना, अब आते हैं हम अपने थ्योरी वाले पार्ट पे। तो देखो क्या कहता है थ्योरी पार्ट, इफ अ कंज्यूमर कंटिन्यू टू कंज्यूम मोर एंड मोर
यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी इट एमयू डिमिनिशेस। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जब भी कोई कंज्यूमर किसी चीज को बार बार ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा तो एक टाइम पे क्या होगा, उसकी एमयू गिर जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाएगी, यानी कि उसके खरीदने के बाद उसकी सेटिस्फेक्शन में वो मजा नहीं रहेगा, तो फिर वो क्या होगा, उसकी डिमांड गिर जाती है एक टाइम पे आके। यही बताना चाहता है। क्यों? क्योंकि द मोर वी हैव अ थिंग द लेस इज द सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ इट। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो मार्शल्स यानी कि जो साइंटिस्ट थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, उन लोगों ने क्या एनालिसिस निकाला इस पूरी थ्योरी से, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर से। उन लोगों ने यहाँ से क्या समझा, एक कंज्यूमर की जब स्टडी करी, उन लोगों ने क्या जाना, उन्होंने ये जाना कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो उसकी डिमांड क्या होती है, एक टाइम पे रहेगी फिर कम हो जाएगी, और जिसकी डिमांड, जो चीज बहुत कम अवेलेबल है उसकी डिमांड हमेशा बहुत ज्यादा रहेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो वो आता है हमारा डायमंड एक जगह और एक जगह पानी, या गोल्ड ले लो। तो अब आप सोचो कि जो डायमंड है या जो हमारा ये गोल्ड होता है वो हमारा अर्थ पे लिमिटेड है, इसलिए वो महंगा भी होता है, तो उसकी कभी डिमांड खत्म नहीं होगी, क्योंकि तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि वो कम अवेलेबल है। और दूसरी जगह पे पानी जल ही जीवन है, हमारी लाइफ के लिए सर्वाइवल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम रहती है। ठीक है ना? तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो एडम स्मिथ ने निकाला था, जो इन दो के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करता था। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ कम टू द पॉइंट, हम लोग आते हैं अब हमारी पब्लिक पॉलिसीज पे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमने एक कंज्यूमर के बिहेवियर को समझा और क्या होता है यूटिलिटी, के हमने कोई भी चीजें कंज्यूमर जो खरीद रहा है उस चीज का जो सेटिस्फेक्शन है उसको कैसे मेजर किया जा सकता है, और मेजर करने के बाद अब उन पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर इस स्टडी को हमने कर लिया तो स्टडी को हम कैसे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में आज के टाइम में कंटेक्स्ट में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखो, इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेशन अप्लाई इन डीएमयू यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घटते क्रम में जा रहा है। देखो 12, 10, 8, 6, 4 गिर रहा है ना क्रम, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो, सो बेसिक लॉ इन कंजप्शन, लॉ ऑफ डिमांड सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस। तो ये जितने भी टॉपिक आप लोग आने वाले टाइम में पढ़ोगे ना, ये सारे में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? तो वो तो बात की चीजें, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आता है हमारा टैक्स, यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है जिसमें टैक्स में भारत सरकार जो है इस कॉन्सेप्ट को यूज करती है। अब कैसे यूज करती है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आप लोग समझ गए ना तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि इस लॉ का क्या इस्तेमाल है। देख ले, इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स में बेसिक किताब में तो चीजें बता दी जाती हैं, लेकिन उसका कैसे रियल लाइफ से, कैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो देखो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है। बेसिकली टैक्स का मतलब होता है, यानी कि एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर बना दिया जाता है कि सोसाइटी में एक अमीर वर्ग होता है, एक गरीब वर्ग होता है। अब जो अमीर है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, जो गरीब है उससे टैक्स कम लिया जाएगा। ठीक है ना? जैसे कॉर्पोरेट टैक्सेस आप लोगों ने देखे होंगे, कॉर्पोरेट टैक्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, और जो मिडिल क्लास का टैक्स है उसका स्लैब अलग बटा हुआ होता है। तो सरकार क्या करती है, सरकार ये चाहती है कि देखो क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बता रहा है कि कंज्यूमर जो है डिमांड करेगा, करता रहेगा, लेकिन एक टाइम आएगा उसकी डिमांड घट जानी है। तो ऐसे केस में क्या करा सरकार ने, बोला कि जो टैक्स है, यानी कि जो अमीर है उसके पास पैसा बहुत है, तो उसके पास से अगर थोड़ा पैसा ले लिया जाए, टैक्स में से थोड़ा ज्यादा भी ले लिया जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, और उससे लिया हुआ टैक्स का पैसा गरीब के वेलफेयर और उसके एजुकेशन और हेल्थ और ऐसी चीजों में लगाया जाए। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो वेल्थ है, यानी कि अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश में, क्या है ना कि वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि हमारे देश की 90% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 10% पैसा है, और बाकी की जो 10% पॉपुलेशन है उसके पास 90% पैसा है। तो ये जो इनकम इनइक्वालिटी है ना, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए ये स्ट्रक्चर लाया जाता है। अब इसको कैसे वर्कआउट करेगा, देखो मैं इसको ना ग्राफ के तौर पे समझाता हूं। तो आप इसको ग्राफ में एक बार समझने की कोशिश करो। जैसे ये एच वाला पॉइंट है, यानी कि ये इनकम है किसकी, अमीर की इनकम है, रिच लोगों की इनकम है, और ये एल वाली इनकम है, गरीब की इनकम है। ठीक है? अब क्या करा, इस पे टैक्स लगा दिया, किस पे, अमीर पे। अगर इस पर टैक्स लगा तो इसकी जो इनकम है वो घट जाएगी थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि इस पर टैक्स ले लिया, सरकार ने टैक्स ले लिया, तो उसकी इनकम यहां से यहां आ जाएगी, और फिर जो उसकी कम इनकम हुई होगी वो गरीबों पे ट्रांसफर की जाएगी उनके वेलफेयर के लिए।
तो यहाँ पे गरीब की इनकम जो है बढ़ जाएगी, L से L1 और उसकी H से H1 कम हो जाएगी। फिर क्या हो रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अमीर की इनकम थोड़ी कम हो रही है और गरीब की बढ़ रही है। एक टाइम आएगा ये दोनों कहीं ना कहीं पे तो आके मीट करेंगे ना, और जब एक स्ट्रक्चर यानी कि इक्वल वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, उस पैसे से जब गरीब की सारे सेटिस्फेक्शन पूरे हो जाएंगे तो क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक टाइम पे क्या आएगा, गरीब जो है डिमांड करनी छोड़ देगा, तो क्या होगा, वो इनकम उसकी बराबर हो जाएगी और वो बराबर टैक्स स्लैब में आ जाएगा। तो समझने का मतलब क्या है कि देखो, जब अमीर की जो टैक्स हमने कलेक्ट करा वो गरीब तक पहुंचेगा, एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक जो उसको वेलफेयर दिया जाएगा सरकार के द्वारा, जो चीजें लगाई जाती है। अब टैक्स कलेक्ट होता है तो क्या होता है, गरीबों के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, और फिर उसमें अमीर भी इस्तेमाल करेगा उन चीजों को। लेकिन होगा क्या कि जब उसको बेटर फैसिलिटीज मिल जाएंगी तो गरीब आदमी क्या करेगा, फिर ग्रो करेगा, धीरे धीरे वो एजुकेशन लेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, तो क्या होगा, एक टाइम पे आके फिर वो डिमांड ही करनी छोड़ देगा सरकार से, वो फिर अपने आप सक्षम हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इनकम इनइक्वालिटी का जो वो गैप है वो खत्म हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या लाया गया कि कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर क्या है, डिमांड करना छोड़ देगा अपने आप ही, जब उसको बेटर उसको चीजें अपने आप मिलती जाएंगी। तो जो पैराडॉक्स होता है ना वाटर का और ये डायमंड वाला जो मैंने बोला है कि डायमंड ज्यादा है तो एमयू कम रहेगा, वाटर ज्यादा है तो एमयू कम रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वही वाली चीज हो गई कि जब चीजें अवेलेबल है मार्केट में और कंसिस्टेंटली उसको कंज्यूम कर रहा है, तो एक टाइम पे आते आते कंज्यूमर उन चीजों को कम कंज्यूम करने लगेगा और खत्म ही कर देगा। क्यों? क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, और जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है ठीक से चीजें। अब देखो ना, अगर गरीब है, गरीब को क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो कंसिस्टेंटली उसकी डिमांड करेगा। जब वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी चीज अच्छे से, तो वो अपने आप ही डिमांड करनी बंद कर देगा। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहलाता है, कंज्यूमर बिहेवियर को क्या एक्सप्लेन करता है। एक बार इसको समराइज कर देता हूं मैं। इसको कहने का मतलब ये है कि देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि इंसान का जो बिहेवियर है, यानी कि कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको मेजर करेंगे। और वो मेजरमेंट से ये पता चलता है कि फिर वो धीरे धीरे उसकी जो डिमांड है वो गिरती चली जाती है। आज मैं किसी भी चीज की डिमांड कर रहा हूँ, खाने की, खरीदने की, कुछ भी है, तो कल उस चीज की जब मैं दोबारा करूंगा, आज कंज्यूम कर लूंगा, तो कल जब मैं दोबारा करूंगा तो जरूरी नहीं है कि कल उस चीज की जब मैं दोबारा डिमांड करूंगा तो वो बेहतर और अच्छी लगेगी मुझे, तो फिर एक टाइम आएगा मैं उस चीज को छोड़ ही दूंगा। तो यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, कि इंसान जब छोड़ देगा तो वही होगा टैक्स स्ट्रक्चर और बाकी चीजों में भी यही होता है। तो एक टाइम क्या आएगा जब कंज्यूमर को चीजें टाइम टू टाइम अवेलेबल हो रही है और उनको वो कंज्यूम कर रहा है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, या फिर वो सब्सटीट्यूट किसी दूसरी चीज पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, जिसको हम इस सेटिस्फेक्शन को जो मेजर करते हैं, और उस मेजर से ये पता लगाते हैं कि कैसे कैसे उसका इंटरेस्ट लूज हो रहा है। ठीक है ना। अब मान लो मैं कोई चीज कंज्यूम कर रहा हूं, आज मैंने वो चीज कंज्यूम करी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आया। अब मैं कल फिर उस चीज को कंज्यूम करूंगा। अब मुझे कल कितना मजा आया, उस मजे को, उस सेटिस्फेक्शन को, उस यूटिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं कार्डिनल एनालिसिस से। और उससे मेजर करके ये पता चलता है कि कंसिस्टेंटली कि हर बार वो जो सेटिस्फेक्शन या जो यूटिल्स है या वो जो यूटिलिटी है वो गिरता जा रहा है। तो ये जो गिरना है, ये जो लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग है, ये जो गिर रही है चीजें, इससे ये पता चलता है कि एक बार ऐसा आएगा कि कंज्यूमर जो है उस चीज को कंसिस्टेंटली कम करता चला जाएगा कंज्यूम। और इसी से हम लोग अपनी फिर बाकी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में, कि किस तरीके से इनकम इनइक्वालिटी को, किस तरीके से वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और कैसे इक्वालिटी लाने के लिए सोसाइटी में हम लोग वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो ये था मेरा टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इंटरलिंक करना जरूरी है इसको, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है हम लोग प्रैक्टिकली नहीं समझ पाते हैं उतना, इसलिए इसको बेहतर तरीके से मैंने अपनी तरफ पे पूरा 100% दिया है। अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आया तो प्लीज इसको जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं समझ में भी आया होगा ना, तो भी जरूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो बनाइएगा, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट लगाया है इस वीडियो को, इस पूरे टॉपिक को प्रिपेयर करने में। तो आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होंगी। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कुछ नए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो यही था मेरा आज का वीडियो। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।